नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप निरंतर जारी रख रहे होंगे। हम बात कर रहे थे हमारी जो मैंने कहा था कि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसमें हम बात कर रहे थे, हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए थे। हमने कितने मॉडल पेपर कर लिए थे? 2 मॉडल पेपर कर लिए थे। और हम आज अगले मॉडल पेपर के बारे में हम बात करेंगे। आज हम अपने अगले मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। हमारी हिंदी व्याकरण की चल रही है और ये क्लास आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों के कमेंट भी मेरे को देखने को मिले और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं उन कमेंटों में, तो मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारा तीसरा मॉडल पेपर है और इसमें हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। देखिए, हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। मैंने क्या कहा कि एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं कि उसको उत्तर चाहे याद ही क्यों ना हो, वो प्रश्न को ध्यान से पढ़ता है और ध्यान से पढ़ने के बाद उसके चारों ही विकल्प को वो ध्यान से पढ़ता है। आगे बात समझ में? तो करते हैं शुरू। ये देखिए क्या है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न मतलब, भिन्न आप जानते हो, भिन्न मतलब अलग। भिन्न मतलब कौन सा? अलग। मतलब ये जो शब्द दिए हैं इनमें एक शब्द ऐसा है जिसमें 3 तो एक जैसे अर्थ वाले हैं और एक शब्द कैसा है? अलग है। देखिए पहला दे रखा है भास्कर, एक दे रखा है रवि, एक दे रखा है रवि, एक दे रखा है दिवाकर, एक दे रखा है सुधाकर। बताइए कौन सा है वो जो भिन्न अर्थ वाला है? आप बताइए मुझे। देखो, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची। भास्कर किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। रवि भी अपन किसको कहते हैं? सूर्य को। दिवाकर भी किसको कहते हैं? सूर्य को। सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर किसका पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा सुधाकर। हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले 3 हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आ गई बात समझ में? आ गई? क्लियर? देखो अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। जो आसानी से मिल जाए के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में से प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द में से आपको देखने को मिलेगा अपने बीएसटीसी के पेपर में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो आसानी से मिल जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा है? क्या उसको आसान कहते हैं? क्या उसको सुलभ कहते हैं? क्या उसको सुगम कहते हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो गलत हो गया। ध्यान रखना, जो आसानी से मिल जाए उसे क्या कहा जाता है? सुलभ कहा जाता है। जो आसानी से मिल जाए उसको क्या कहा जाता है? सुलभ। सुगम किसे कहते हैं? सुगम कहते हैं जहां जाना आसान हो, उसको क्या कहते हैं? सुगम। और आसान का मतलब तो सिंपल, सीधा। आगे बात समझ में? तो जो आसानी से मिल जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा है? सुलभ। उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? सुलभ। उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगले प्रश्न की हम बात करें। हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे कि क्या है। पढ़िए ध्यान से इसको। देखिए क्या कहना चाह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मतलब सही लिखा हुआ। शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या है? जो सही लिखावट है उसका चयन करना है। देखो पहला क्या है? परिणति, परिणति, परिणीति, परिणित। इसमें से शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है? ये 4 शब्द है, इसमें से 3 गलत हैं, एक अपने को सही वाले का चयन करना है। तो ध्यान रखना, परिणति जो शब्द होता है वो होता है परिणति। क्या होता है? परिणति। जो सही शब्द होता है वो कौन सा होता है? जो सही शब्द होता है वो होता है परिणति। सही शब्द कौन सा होता है? परिणति होता है। परिणति नहीं होता, परिणीति नहीं होता, परिणित नहीं होता। आगे बात समझ में? तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? परिणति। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? परिणति। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। देखो अगला प्रश्न क्या है? उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद में से प्रश्न है, संधि में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
दो भी आ सकते हैं, दो प्रश्न भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है उच्चारण, और ये भी बहुत फेमस शब्द है, उच्चारण बहुत फेमस उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या पूछ रहा है अपन से, सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो देखो क्या इसका उत्धन चारण होता है क्या, उच्च धन चारण होता है क्या, उत्धन चारण होता है क्या, उच्च धन चारण होता है, या फिर उच्च धन रण होता है, बताओ। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उत्धन चारण। क्या होता है, उत्धन चारण, उत्धन चारण। और ये तय जो है ये च में बदलता है, और ये आधा है तो ये भी आधा, और ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, उच्चारण बन जाता है। क्या बन जाता है, उच्चारण बन जाता है। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन चारण। और इसमें अपन बात करें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का शब्द है। कौन से संधि का है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हाँ अब दिखाइए। सब्ज का बाग दिखाना का क्या तात्पर्य। एक लाइन लिखी हुई है, सब्ज का बाग दिखाना, इसका क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है, बताइए आप मेरे को, बताइए। देखिए सब्ज का बाग दिखाना है ना, इसका क्या तात्पर्य है, मतलब इसके क्या कहना चाह रहा है, कि ये लाइन देके अपन से क्या कहना चाह रहा है कि सब्ज का बाग दिखाना मतलब क्या, कल्पना करना, लोभ दिखाकर बहकाना, प्रभाव दिखाना, कलंक करना। देखिए सब्ज का बाग दिखाना मतलब कोई चीज दिखा के उसको फंसाने का मतलब है लोभ दिखाकर किसी को बहकाना। हम किसी को लोभ दिखाकर अगर बहका रहे हैं ना, तो अपन कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं अपन, सब्ज का बाग दिखाकर क्या कर रहे हैं, उसको बहका रहे हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ होगा, इसका तात्पर्य होगा लोभ दिखाकर बहकाना, लोभ दिखाकर बहकाना। आगे बात समझ में। हम हमारे अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय में कौन सा समास है। बिल्कुल समास का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, समास का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों का आपसे सामना हो जो लगभग हमारे परीक्षा में आने लायक हो, या फिर उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाए। तो देखिए पुस्तकालय में कौन सा समास है, इसके लिए देखो समास पहचानने के लिए हमें इसका क्या याद होना चाहिए, इसका समास विग्रह हमें पता होना चाहिए। अगर हमें समास विग्रह याद है शब्द का, तो हम उसका समास आराम से पहचान सकते हैं। देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय का समास विग्रह होता है, इसका अगर विग्रह की बात करें, इसके विग्रह की बात करें तो इसका विग्रह होता है पुस्तक। पुस्तकालय किसको कहते हैं, पुस्तक के लिए जो जगह होती है, जो घर होता है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। तो क्या इसका क्या होगा, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। किसके लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। और मैंने आपको पहले मॉडल पेपर जब करवाया था तब बताया था कि यदि किसी समास विग्रह में विभक्ति अगर दिख रही है, क्या दिख रही है, विभक्ति अगर दिख रही है, तो बेझिझक आप लगा देना कि वो कौन सा समास होगा, उसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। और आगे पूछे कि तत्पुरुष कौन सा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास इसका उत्तर होगा। आगे बात समझ में। अव्यभाव में अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, मैंने आपको बताया। केवल समास ये हमारे मूल भाषा में चलता है, हमारे संस्कृत में चलता है, हिंदी में ये नहीं चलता। तो पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। और अगर इसके समास विग्रह की बात करें तो पुस्तक के लिए आलय। बात समझ गए क्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए अगला प्रश्न, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जल के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। इस नहीं पे ध्यान रखना। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी आप पेपर पढ़ो उसमें नहीं शब्द को अगर आ रहा है ना, तो उसको अंडरलाइन कर लेना ढंग से, क्योंकि ये बहुत लफड़ा कर देता है कभी कभी, है ना। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जल के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, मतलब इसमें एक जल के लिए नहीं, बाकी सब देखो। अनंग, ये अनंग है, अनंग। सलील, बिल्कुल सलील जल को कहते हैं, तोय जल को कहते हैं, अम्बु जल को कहते हैं। अनंग, अनंग कहा जाता है कामदेव को। अनंग किसको कहा जाता है, कामदेव को। जो अंग रहित है वो अनंग है, जो अंग रहित है वो क्या है, अनंग है। तो अनंग किसका पर्यायवाची है, अनंग पर्यायवाची है किसका, कामदेव का। अर्थात ये जल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सलील जल का है, तोय जल का है, अम्बु जल का है। नीचे वाले तीनों सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, कि अनंग किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। अर्थात ये जल का पर्यायवाची नहीं है, ये जल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बात समझ में। अगर हम आगे बात करें, हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, हाँ देखिए, जगन्नाथ
का सही जगन्नाथ का संधि विच्छेद, देखिए ये भी बहुत फेमस उदाहरण है, ये भी बहुत फेमस उदाहरण है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद कौन सा है ये बताना है। अब आपको याद होगा जब आपने संधि पढ़ी होगी, व्यंजन संधि पढ़ी होगी, तब आपको याद होगा, व्यंजन संधि पढ़ी होगी तब आपको याद होगा कि जगन्नाथ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या जगधन अनाथ होता है, जगनधन नाथ होता है, जगधन नाथ होता है या जगतधन नाथ होता है। यहां से मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, पहले आप बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर देखो, जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगतधन नाथ, जगतधन नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है, उसमें संधि कौन सी होगी, दोनों तरफ व्यंजन है, मतलब कौन सी संधि है, व्यंजन। ये मैंने कहा था अलग बात बताऊंगा, वो ये नहीं है। आपको ध्यान रखना है जब आप शब्द शुद्धि के जो प्रश्न सोल्व करोगे उसमें पूछा जाएगा कि ये जो जगत शब्द है ना, इस जगत शब्द को ध्यान रखना, ये जगत शब्द हमेशा कैसा आता है, जगत शब्द हमेशा हलंत आता है, जगत शब्द हमेशा कैसा आता है, हलंत आता है। वो आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा, एक तो ये देगा और एक बिना हलंत वाला देगा, एक तो ये देगा और एक आपको क्या बोल देगा कि आप ऐसा ये। अब बताइए शुद्ध कौन सा है, तो ध्यान रखना जगत शब्द जो होता है वो हमेशा हलंत आता है। आगे बात समझ में, ये शब्द शुद्धि का है, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद आपको पता चल गया कि जगतधन नाथ होता है, और संधि कौन सी, व्यंजन संधि, संधि कौन सी, व्यंजन। अगले की बात करें, अगला सवाल देखिए, हमारा अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शब्द तद्भव है, किस क्रमांक में सभी शब्द क्या है, तद्भव। शब्दों के प्रकार में से प्रश्न पूछा गया है ना, शब्दों के प्रकार में से प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको जब शब्द प्रकार पढ़ाऊंगा तो मैं आपको, आपने पढ़ा भी होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। वो पूछ रहा है तद्भव, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव वे शब्द होते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते जिनका रूप परिवर्तित हो गया उनको क्या कहते हैं, तद्भव। मतलब संस्कृत के थे लेकिन हिंदी में आते आते क्या हो गए, बदल गए, उनको क्या कहा है, तद्भव। अब इनमें से देखो तद्भव कौन सा है, घोटक संस्कृत का है, ग्रह संस्कृत का है, सूखा, आंख, सत्य, जिह्वा, कृष्ण, अक्षी। अब देखिए एक शब्द से आप पहचान सकते हो, इस आंख को संस्कृत में क्या कहते हैं, अक्षी। आंख को संस्कृत में क्या कहते हैं, अक्षी। मतलब संस्कृत में क्या था, अक्षी, और हिंदी में आते आते क्या हो गया, आंख, मतलब क्या है, तद्भव। बाकी देखो सूखा, सूखे को संस्कृत में या सूखे का तद्भव होता है, तत्सम होता है शुष्क, सूखे का तत्सम क्या होता है, शुष्क। तो ध्यान रखना क्या होगा हमारा उत्तर, हमारा उत्तर हो जाएगा कि सूखा और आग जो है क्या है, दोनों तद्भव है। देखो ग्रह, ग्रह क्या है, तत्सम शब्द है, अक्षी क्या है, तत्सम है, ऐसे भी अपन काट सकते हैं। सत्य, सत्य का संस्कृत में हिंदी में होता है सच, तो ये भी तत्सम है। अपने को दोनों तद्भव ढूंढने थे, तो दोनों तद्भव कौन से में है, दोनों तद्भव दूसरे वाले ऑप्शन में है, मतलब सूखा और आग क्या है, दोनों तद्भव है। आगे बढ़े, हमारा अगला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द में से, किसमें से, विलोम शब्द में से सापेक्ष का सही विलोम, सापेक्ष का सही विलोम है। सापेक्ष जो शब्द है उसका सही विलोम कौन सा ये आपको बताना है, सापेक्ष का सही विलोम कौन सा ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा, क्या होगा सापेक्ष का विलोम, बताइए। देखिए सापेक्ष का सही विलोम, देखो सापेक्ष, परोक्ष जो होता है ये होता है प्रत्यक्ष का विलोम। ध्यान रखना, परोक्ष किसका विलोम होता है, प्रत्यक्ष का विलोम, है ना। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष। याद कर लेना, रट लेना, सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष। परोक्ष किसका विलोम है, प्रत्यक्ष का। आगे बात सुनो, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सापेक्ष का विलोम पूछ रहा था, हम बता देंगे क्या है सापेक्ष का विलोम, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, निरपेक्ष। देखिए अगला, हाँ ये भी विलोम में से है, ये भी विलोम शब्द में से हमारा प्रश्न है। देखिए क्या है कि संकीर्ण का सही विलोम कौन सा है, संकीर्ण का सही विलोम कौन सा है। देखो संकीर्ण, ध्यान से देखो इसको, संकीर्ण का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं यार आपकी तो विचारधारा बहुत संकीर्ण है, कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है कि आपकी विचारधारा कैसी है, संकीर्ण, मतलब आपकी विचारधारा कैसी, सकड़ी है, मतलब एकदम थोड़ी क्या है, कुंठित, कैसी है, कुंठित सी। तो संकीर्ण कहते हैं सकड़ी है, कुंठित को। अब देखो संकुचन,
संकुचन का मतलब भी सकड़ा ही होता है, संकुचित का मतलब भी सकड़ा, गहरा, गहरे से इसका कोई मतलब नहीं। विस्तृत, विस्तीर्ण, क्या होगा? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, विस्तीर्ण मतलब कैसा? फैला हुआ, मतलब आपकी वो क्या आपकी विचारधारा कैसी? विस्तीर्ण है, मतलब आपकी विचारधारा एकदम फैली हुई है, बहुत बड़ी है ना। और संकीर्ण का मतलब क्या? आपकी विचारधारा बिल्कुल छोटी एकदम है। तो बताओ क्या होगा फिर? संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण। आगे बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। पुलकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुलकित शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? किसी शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश जो अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। अब देखो पुलकित, पुलकित देखो, अब इसमें अपन यहीं से देख सकते हैं, पीछे लगेगा, मतलब इत, क्या दिख रहा है? इत, क्या इक है? नहीं। सित तो है ही नहीं, इसमें दिख रहा है नहीं, ये नहीं, क्या बचा? इत। पुलकित शब्द में कौन सा? इत। और आगे शब्द क्या बजाएगा? पुलक। पुलक में इत प्रत्यय जुड़ेगा तो पुलकित हो जाएगा। पुलक में इत प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पुलकित में इत प्रत्यय जुड़ेगा तो, पुलक में इत प्रत्यय जुड़ेगा तो पुलकित बन जाएगा। आगे बात समझ में, ये भी ध्यान रखना। हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर क्या अपने ऑप्शन से भी दे सकते हैं। अगर हमारा जो ऑप्शन से देखो एनालिसिस अगर अपन अच्छा करेंगे तो हम जो है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर क्या दे देंगे? डायरेक्ट ऑप्शन अपन दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन अपन दे सकते हैं। देखिए अगला क्या है? माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है ना? ध्यान रखना, माता पिता में समास जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसका विग्रह क्या होता है। इसका विग्रह होता है माता और पिता। इसका विग्रह क्या होता है? इसका विग्रह होता है माता और पिता। माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता। ध्यान रखना, इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। तो अव्ययभाव समास होता है प्रथम पद प्रधान, ये नहीं हो सकता। तत्पुरुष समास होता है द्वितीय पद प्रधान, ये नहीं हो सकता। कर्मधारय जो है ये भेद होता है किसका? तत्पुरुष का, तो ये भी दूसरा पद प्रधान है, नहीं। द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास होता है दोनों पद प्रधान समास। द्वंद्व समास कैसा होता है? दोनों पद प्रधान समास। और ध्यान रखना कि माता पिता जो है इसमें कौन सा समास है? तो माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में हमारा द्वंद्व समास होगा। माता पिता में कौन सा समास? द्वंद्व समास। समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता। जैसे अपन लिखते हैं भाई बहन, भाई बहन, तो क्या किसके बारे में बात कर रहे? भाई आप कहोगे तुम्हारे भाई बहन मतलब कौन है? भाई और बहन, भाई और बहन। आगे बात समझ में, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें द्वंद्व समास होगा। आगे बात समझ में, देखिए आगे अगला हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है? रसाल पर्यायवाची है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न। अगर आपको पता हो, आपने कहानियां सुनी हो, कविताएं सुनी हो, तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि किसका? देखो रसाल, रसाल रस से भरा, रस से भरा कौन होता है? क्या केला रस से भरा होता है? नहीं। साथी रस से भरा होता है? नहीं। सूर्य रस से, सूर्य रस का तो कोई लेना देना ही नहीं। आम, रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का पर्यायवाची। आमों का राजा अर्थात रसाल होता है कौन? आम। फलों का राजा होता है ना आम, इसको कहते हैं रसाल। तो रसाल किसका पर्यायवाची है? रसाल आम का पर्यायवाची है। समझ में आ गई बात? अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, देखिए हाँ, ये भी समास में से, इसमें समास के काफी प्रश्न है। और ध्यान रखना, ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो सकते हैं क्योंकि इसके उदाहरण फिक्स है। अब इसमें क्या चेंज करेगा कोई आदमी? क्या पूछ रहा है? यथाशक्ति का समास विग्रह होगा। अब देखो, अब पहले तो क्या कर रहा था, अपने को शब्द जो दे रहा था और समास पूछ रहा था अपन से कि कौन सा समास होगा। अब उसने क्या कहा है कि आप तो छोड़ो, मेरे को ये बताओ यथाशक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? हमें नहीं पता, लेकिन क्या है इसका विग्रह बताओ। इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह कब कर पाएंगे? जब हमें पता होगा कि ये किस समास का उदाहरण है, तभी तो हम विग्रह कर पाएंगे। तो उसने इतना समझदार है कि उसने एक ही चीज में कितने दो उत्तर मांग लिए कि पहले तो आप ये जानो कि इसका समास विग्रह क्या होगा, सॉरी समास क्या होगा इसमें, है ना, और फिर तभी तो आप समास विग्रह कर पाओगे। तो क्या पूछ रहा है? क्या यथाशक्ति का अधिक शक्ति होता है, शक्ति के अनुसार होता है, जैसे शक्ति होता है, या यथाशक्ति होता है? अब आप बताओ मेरे को कौन सा है। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए, यथाशक्ति का समास विग्रह होता है
शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होता है? यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। और अपन से पूछे कि यथाशक्ति जो है ये किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखना ये हमारे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किस समास का? अव्ययी भाव समास का। और अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि जिसमें पहला अर्थ प्रधान हो और पहला क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यय। पहला क्या होना चाहिए? अव्यय। अब देखो यहां देखना, यथा, यथा एक अव्यय, यथा एक अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जो वे जिसको व्यय नहीं किया जा सके, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सके। तो क्या यथा को अपन तोड़ के और कुछ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो यथा एक अव्यय है, तो इससे पहचान होगी कौन सा समास? अव्ययभाव। और कौन सा पद प्रधान है? पहला पद प्रधान। आगे बात समझ में, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अब। हाँ देखिए, निम्न में से व्यंजन संधि युक्त शब्द है। ध्यान से सुनना, कौन सा पूछ रहा है? व्यंजन संधि का, है ना। तो व्यंजन संधि देखो, पहले व्यंजन संधि का पूछ रहा है ना, या तो अपन ऑप्शन से देख ले, या फिर हमें अगर पता है डायरेक्ट, अगर अपने रट रखा है अच्छे से, अगर रट रखा है तो फिर आप बता दो डायरेक्ट कि सर ये है ना। देखिए व्यंजन शब्द संधि का शब्द अगर ऐसे, तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा? उज्ज्वल। इसका आंसर क्या होगा? उज्ज्वल। क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, ये उज्ज्वल का हो गया। देखो मनोबल, कौन सा? मनोबल, है ना। मन है धन बल, क्या बनेगा? मन है धन बल। पावन का क्या होता है? पौ धन अन, पावन। और न्यून का क्या होता है? नि धन ऊन, न्यून का क्या होता है? निधन ऊन। देखिए अब यहां से पहचान बताता हूं मैं आपको। विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई हो तो संधि कौन सी? विसर्ग। तो मन बल तो किसका हो गया? विसर्ग संधि का। देखो आगे ओ है, पीछे ए है। मैंने बताया था स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर के बाद यदि स्वर वर्ण का योग हो रहा हो तो वहां कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। स्वर है, ये भी स्वर है, स्वर संधि। इधर भी स्वर है ई और इधर भी स्वर है ऊ, तो इसमें भी कौन सी? स्वर संधि। लेकिन बात करें कि इसमें कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, तो ध्यान रखना मैंने कहा था कि यदि आधे के बाद य व र और ले में से कोई हो तो संधि कौन सी? यण। आधे के बाद क्या है? ये, समझ गए। और यदि औ आओ आई या आई अगर आए तो उसमें कौन सा होगा? उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें अयादि संधि होगी। देखो आओ पाओ पाओ आओ, आओ आ रहा है ना, कौन सी संधि? अयादि संधि। समझ में आ गई बात? ये जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत विस्तार से इस बारे में बताने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। आप हमारी हिंदी व्याकरण की जो क्लास चल रही है उसको रेगुलर बस देखते रहिए, ये आपको करना है। समझ गए? देखिए आगे। हाँ, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखो सकर्मक, देखो क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। स मतलब सहित, अ मतलब नहीं। देखो जिसमें कर्म रहेगा वो तो जिसमें कर्म रहेगा वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक। और कर्म की पहचान अपनी किसी कहते हैं? क्या से प्रश्न कर लीजिए, जवाब मिल रहा है तो कर्म है, नहीं तो नहीं है। देखो बच्चे फिल्म देख रहे हैं तो मैं क्या से प्रश्न करूंगा? बच्चे फिल्म देख रहे हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं? तो हमारा उत्तर आ गया क्या देख रहे हैं? फिल्म। मतलब इसमें कर्म है, तो ये तो नहीं है। रजत दूध पी रहा है, रजत क्या क्या पी रहा है? रजत दूध पी रहा है, तो किसका उत्तर मिल रहा है? तो ये भी नहीं है। मनीषा ने कार खरीदी, मनीषा ने क्या खरीदी? कार, इसमें भी दिख रहा है। मोर नाचता है, क्या नाचता है? क्या नाचता है? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है, क्या नाचता है? तो मोर नाचता है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक कौन सी नहीं है, मतलब अकर्मक जाननी थी, तो ये सकर्मक है, ये सकर्मक है, ये सकर्मक है, और ये कौन सी है? अकर्मक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये। आगे बात समझ में? देखिए आगे तत्सम शब्द है। अब बताओ, आप बताइए कौन सा है तत्सम शब्द? कौन सा है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आकर भी ऐसे के ऐसे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो कौन से शब्द कहलाए? तत्सम शब्द। अब इसमें देखिए तत्सम कौन सा है? क्या कीड़ा तत्सम है? क्या सोना तत्सम है? क्या अंधकार तत्सम है? या फिर अंधेरा तत्सम है? बताइए मेरे को क्या होगा। ध्यान रखना, कीड़ा नहीं, ये तद्भव है। सोने को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। अंधकार, देखो अब यहीं से हमारा उत्तर मिल गया।
अंधेरा कहते हैं ना, अंधेरा, अंधेरे को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंधकार। मतलब कौन सा? तत्सम पूछ रहा है संस्कृत वाला, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा है तत्सम, कौन सा है? तो अंधकार शब्द कैसा है? अंधकार शब्द तत्सम शब्द है। अंधकार शब्द कैसा है? अंधकार शब्द तत्सम शब्द है। आगे बात समझ में। और आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न, अब आपको जवाब देना है। किस क्रम में बद उपसर्ग नहीं है? किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? अब ये आपको पता होना चाहिए कि भाई उपसर्ग किसे कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, केवल 3 चीजें याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो शब्द को याद रख लेना, शब्द के पीछे एक लगता है, आगे एक शब्दांश लगता है। आगे लगता है वो होता है उपसर्ग, और पीछे लगता है वो होता है क्या? प्रत्यय। पीछे लगता है वो होता है क्या? प्रत्यय। समझ गए? क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है। मतलब कहाँ लगेगा? आगे लगेगा कि पीछे लगेगा? तो हमें पता है कि उपसर्ग पूछ रहा है तो कहाँ लगेगा? आगे। उपसर्ग पूछ रहा है तो कहाँ लगेगा? आगे। देखिए कौन सा पूछ रहा है? बद। अब देखो इसे अलग कर दो, जो यहाँ है उसको अलग कर दो। बद किस्मत, अपन बद का मतलब होता है बुरी, बुरा, बुरा या बुरी, बुरा या बुरी, है ना। बदकिस्मत, अपन कहते ना यार तू तो बड़ा बदकिस्मत है यार, तू बहुत बदकिस्मत व्यक्ति है, तेरे तो पता नहीं क्या हो रहा है ना। मतलब तेरी किस्मत कैसी है? बहुत बुरी है। मतलब इसमें उपसर्ग है कौन सा? बद उपसर्ग है, और किस्मत इसका क्या बन जाएगा? शब्द। वो कह रहा है बदनाम। कहते हैं ना कि नाम, तेरा नाम है, किसी का नाम है, और अपन कहते हैं अरे यार उसका तो नाम बदनाम हो गया। मतलब उसका नाम क्या है? बुरी तरीके से विख्यात हो गया। क्या हो गया? बुरी तरीके से विख्यात हो गया। मतलब इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? बद उपसर्ग है। इसमें भी क्या है? बद, है ना। अब देखिए बद हमजी, बद हमजी, तो बद एक उपसर्ग है, हमजी एक शब्द है, तो इसमें भी कौन सा है? बद उपसर्ग है। अब देखो क्या, बदस्तर, दस्तर मूल शब्द होता है, स्तर मूल शब्द नहीं होता। क्या होता है? दस्तर। दस्तरखान कहते हैं ना कि दस्तरखान पे, दस्तरखान मतलब खाने का जो होता है ना, खाने पे जब अपन बैठते हैं तो उसके कहते हैं कि दस्तरखान, है ना। तो दस्तरखान मतलब क्या होता है? दस्तर। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ब। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा कि बद उपसर्ग किसमें नहीं है? तो बदस्तर में जो है बद उपसर्ग नहीं है। बदस्तर में बद उपसर्ग नहीं है। आगे बात समझ में। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, हमारा आज का अंतिम प्रश्न देखिए लास्ट। अब इसका जवाब दीजिए। मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा है एक, हथेली का आंवला, इसका अर्थ क्या होता है? आप बताइए मेरे को कि हथेली का आंवला मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बताइए, क्या हथेली का आंवला मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, ये है क्या? जादू का खेल, ये है क्या? निसंदेह बात, ये है क्या? यथार्थ। देखो ध्यान से पढ़ो। मुहावरे और लोकोक्ति ऐसे टॉपिक है जिनको हम ध्यान से अगर व्यवहार में लाए ना, तो इसका जो अर्थ है अपने को रटने की आवश्यकता कतई नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हमारे व्यवहार के अंतर्गत उसको लाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है? हथेली का आंवला, हथेली जानते हो ना, ये हमारी हथेली, इसका आंवला, आंवला कैसे? आंवले का मतलब ये मत समझना तुम कि वो सर फ्रूट की बात कर रहे हैं कि फ्रूट, उसके नहीं। आंवले का मतलब होता है गहना। हथेली का आंवला मतलब गहना। तो हथेली का आंवला, जैसे आप, मैंने हथेली पे कोई चीज रखी तो एकदम सही दिखाई दे रही है, एकदम सही दिखाई दे रही है ना। मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? ये नहीं है। जादू का खेल नहीं है। यथार्थ बात नहीं है। क्या? निसंदेह बात, जो सामने है उस पर क्या संदेह करना? जो हाथ में दिख रहा है उस पर कोई संदेह किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो हथेली में आंवले का मतलब क्या है? निसंदेह बात। हथेली में आंवले का मतलब क्या है? निसंदेह बात। समझ गए? हथेली में आंवले का मतलब है निसंदेह बात। समझ? ये हमारे आज के 20 प्रश्न होते हैं। आप जो हमारे जो 20 प्रश्न हुए हैं, इनमें 20 प्रश्न हुए हैं, इनमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने में से कितने प्रश्न सही हुए, है ना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी भी तैयारी में जांच सकूं कि मेरा पढ़ाया हुआ या फिर आपका जो लेवल है वो क्या है ना। उसी आधार पे हमारे अगले जो टेस्ट पेपर है वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अपनी तैयारी को जारी रखें निरंतर, और अपनी जो BSCC की तैयारी है और अंतिम समय है, इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। उसी माध्यम से आप जो अपने सफलता में क्या हो पाएंगे? सफल हो पाएंगे। अपनी तैयारी को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान कर पाएंगे। इसी के साथ आज के हमारे सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अधिक से अधिक शेयर करना, और हमारे रणक्षेत्र एजुकेशन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसको जल्दी से जल्दी हमारी जो फैमिली है उसको बड़ी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राम राम, धन्यवाद।